फंसना पक्का है सीरीज की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, जिसे हम इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नाम से भी जानते हैं, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो इसके बाद कोई और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं और याद रखिए फंसना पक्का है। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस, एक्सप्लेन। तो देखिए भाई, जो इंडिया का नेशनल मूवमेंट था वो कोई स्टैंड अलोन इवेंट नहीं था कि हम अकेले हैं और हम किसी भी चीज में आवाज नहीं उठा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कॉलोनियलिज्म हो गया, इंपीरियलिज्म हो गया, इसके खिलाफ हमने खुलकर आवाज उठाई थी और जितने लोग भी उठा रहे थे उनका खुलकर साथ भी दिया था। और इंडिया का इन्फ्लुएंस उस समय इतना ज्यादा था कि जो एशिया और अफ्रीका में बाकी कंट्रीज थी, बाकी जगहों पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था और वहां पर भी लिबरेशन मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे थे। तो इंडिया ने आवाज भी उठाई और बहुत सारी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस भी करा है। और अगर हम इंडिपेंडेंस के पहले की बात करते हैं तो उस समय भी जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर होते थे वो बाकी कंट्रीज के साथ, बाकी जो कॉलोनीज थी उस समय जिनका स्ट्रगल सेम हमारे जैसा था, जिनकी सिचुएशन सेम हमारी जैसी थी, उनके साथ अच्छे रिलेशन हम बनाकर रखते थे। जितने भी काउंटर पार्ट्स थे हमारे, उनके साथ हमारे रिलेशन बहुत ही अच्छे थे। और हम सबका भाई एक शेयर्ड स्ट्रगल रहा है कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ। और अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, जिनने इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म करा था, ये तो एकदम प्राइम एग्जाम्पल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जिससे हमें क्लियर समझ में आता है कि इंडिया का उन इंडियंस के साथ जो इंडिया में नहीं किसी और कंट्री में रहते हैं, उनके साथ भी अच्छा रिलेशन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब इतने सारे क्वेश्चन देखकर डरिएगा मत। अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं ना, तो इसमें चैप्टर में सीबीएसई वाले बहुत घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इन हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सिमिलर आंसर होगा। मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट के बदले आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया तो आंसर पूरा कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। हो सकता है सेम आंसर हो, या हो सकता है उसी आंसर में से बीच में से कुछ पॉइंट्स निकालकर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट हो गया, वेरी शॉर्ट हो गया। इसलिए मैंने ये और कर करके लिख दिया जिससे आपको आसानी हो। बाकी कितने भी क्वेश्चन जो भी मैंने और करके लिखे हैं, इनका आंसर एकदम सिमिलर होने वाला है। मैंने सिर्फ ये आपके लिए लिख दिए जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो। तो सबसे पहले हमारे पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू जी की अगर हम बात करते हैं तो उनका भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था हमारे नेशनल एजेंडा को सेट करने के लिए। ये खुद ही के फॉरेन मिनिस्टर थे, तो ये बहुत ज्यादा पावर रखते थे, बहुत पावर होल्ड करते थे और इनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा था। और ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी में अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे। ये 1946 से 1964 तक चला था, इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे भाई इनकी फॉरेन पॉलिसी के? ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है। पहला था प्रिजर्व द हार्ड अर्न्ड सोवरेनिटी, जो हमने इतनी मेहनत से कमाई है उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है। फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करना है और आखिरी है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। ये तीनों चीज आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा। और नेहरू जी का कहना था ये ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकते हैं नॉन अलाइनमेंट की स्ट्रेटेजी की मदद से। इसके बारे में आगे अभी हम और पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड इंडिया डिस्टेंस सेल्फ फ्रॉम बोथ द कैंप्स? ये क्वेश्चन भी इस चैप्टर में है, हमें कोल्ड वॉर वाले में भी देखने को मिलता है। तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इंडिया का सिंपल से ये था भाई कि चाहे यूएस हो चाहे यूएसएसआर हो, कोल्ड वॉर में हम किसी का भी साइड नहीं देंगे। इसलिए हमने नॉन अलाइनमेंट को अपनाया हुआ था। मतलब एक तरफ हमें नेटो देखने को मिल रहा था, एक तरफ हमें वॉर्सो पैक्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन इंडिया ने किसी को भी ज्वाइन नहीं करा। इंडिया का ये कहना था भाई हम अपनी आवाज खुद उठाएंगे और एक अलग स्टैंड लेंगे। अब ज्यादा इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि इस चैप्टर का ये सिलेबस नहीं है, ये कोल्ड वॉर वगैरह में हमें देखने को मिलता है। इसमें सिर्फ हमें इतना जानना है, इसमें हम फॉरेन पॉलिसी पर ज्यादा फोकस करेंगे। फिर इसके बाद यहां पर दिया हुआ है जो ये बैलेंसिंग एक्ट था ना, ये बहुत ही चैलेंजिंग था। इंडिया ने कभी भी किसी को ऐसे डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करा, हम किसी भी कैंप को ज्वाइन नहीं करते थे, इसलिए हमें दोनों कैंप से कभी कभी सपोर्ट मिलता था। इंडिया सिर्फ सच के साथ खड़ा होता था, लेकिन बैलेंस करने में कई बार मुश्किल हो जाती थी। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब ब्रिटेन ने अटैक करा इजिप्ट पर 1956 में, तो इंडिया ने भाई एक वर्ल्ड प्रोटेस्ट को लीड किया। लेकिन जब यूएसएसआर ने इन्वेड करा हंगरी को, उस समय इंडिया ने कुछ भी नहीं बोला। इसलिए बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है और इसके लिए इंडिया को बहुत बार क्रिटिसाइज भी करा गया है। लेकिन ऐसा होता है, हर जगह आप सेम एक्शन नहीं ले सकते। इसके बाद नेहरू इनविसेज्ड अ मेजर रोल फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड अफेयर्स, स्पेशली इन एशियन अफेयर्स। या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एफ्रो एशियन यूनिटी, या फिर बैंडुक कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद था। ये जो बैंडुक कॉन्फ्रेंस है ये हमारे एफ्रो एशियन यूनिटी के वाले टॉपिक में ही आता है। इसलिए मैंने आपसे कहा है ऊपर आपको मेन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसके अंदर और छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, घुमाकर बन जाते हैं, वो मैंने नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन आंसर इन सबका सिमिलर ही रहेगा।
भाई नेहरू जी को इंडिया का पोटेंशियल मालूम था कि हम पूरे वर्ल्ड में एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं हमारी साइज और लोकेशन के कारण, इसलिए इनने बहुत सारे कनेक्शंस बनाए। मेन हम कनेक्शन बनाते थे उन कंट्रीज से जिनका पास्ट हमसे सिमिलर रहा है या जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई हैं, और एशिया अफ्रीका में हमारे ज्यादा अच्छे कनेक्शन बनते थे क्योंकि हमारा पास्ट बहुत ही सिमिलर रहा है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, मार्च 1947 में हमने एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस को कन्वीन करा। उसके बाद भाई जो इंडोनेशिया का फ्रीडम स्ट्रगल था डच के खिलाफ जो चल रहा था उनका, क्योंकि डच की कॉलोनियल रिजीम हमें वहां देखने को मिल रही थी, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई, हमने इंडोनेशिया का साथ दिया और इसके लिए हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी करी 1949 में। नेहरू जी जो थे वो रेसिज्म को अपोज करते थे और इनने जो साउथ अफ्रीका में अपार्टीड चलता है उसको भी अपोज करा था। इसके बाद देखिए बेंडुंग कॉन्फ्रेंस का आ गया 1955 में। ये भाई एक टॉप लेवल का हाईएस्ट पॉइंट था जिससे हमारी न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन अफ्रीकन नेशन के साथ इंगेजमेंट एकदम बढ़ रही थी, एक यूनिटी साफ साफ दिख रही थी। और इसी जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी बेंडुंग कॉन्फ्रेंस, इसी के बाद जो नाम था वो एस्टेब्लिश हुआ था। नेहरू जी इसके को फाउंडर थे और इसकी पहली समिट हमें देखने को मिली थी बेलग्रेड में सितंबर 1961 में। यह फॉर्म हुआ था बेंडुंग कॉन्फ्रेंस के बाद। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अनलाइक इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, फ्री इंडिया बिगेन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट। अब यहाँ पर हम इंडिया चाइना की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग के टाइम की। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो हमारा जो चाइना के साथ रिलेशन था बहुत ही फ्रेंडली नोट पर स्टार्ट हुआ था। इंडिया उन पहली कंट्रीज में था जिसने चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया था। हम सबको चाइनीज रिवॉल्यूशन 1949 के बारे में मालूम है। इसके बाद नेहरू जी ने हमेशा चाइना को सपोर्ट करा इंटरनेशनल फोरम्स में। हमारा कहना था भाई वेस्टर्न डोमिनेशन से हम भी परेशान रहे हैं, चाइना भी रहा है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो इंडिया हमेशा से चाइना को सपोर्ट करता था। लेकिन यहां पर अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो उनने भाई फ्यूचर देख लिया था। नेहरू जी को बताया था कि चाइना भाई फ्यूचर में हम पर अटैक करता है, लेकिन नेहरू जी ने सीधा मना कर दिया था। नेहरू जी बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे चाइना पर, लेकिन बाद में हमें क्या देखने को मिला, चाइना ने इंडिया पर अटैक करा। इसके बाद बहुत समय तक जो चाइनीज बॉर्डर थी ना उसको कौन गार्ड करता था, पैरामिलिट्री फोर्सेस करते थे, आर्मी भी नहीं लगाई गई थी। मतलब इतना ज्यादा चाइना पर हमारा ट्रस्ट था। इसका 1954 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हमने पंचशील को डिक्लेयर करा। पंचशील क्या होता है भाई, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। हमारी बुक में इतना ही है तो इतना ही हमें अच्छे से याद रखना है। ये नेहरू जी के बीच में और उस समय के जो चाइनीज के प्रीमियर थे जो इनले, इनके बीच में ये हुआ था, याद रखिएगा। इससे हमारा जो रिलेशन है वो और ज्यादा मजबूत हो गया था। फिर दोनों कंट्री के लीडर्स कंट्रीज को विजिट करते रहते थे और उस समय जो वहां के लोग होते थे वो भी बहुत प्यार से उन्हें वेलकम करते थे। तो ये चीज हमें देखने को मिलती थी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट टेंशन वाज कॉज्ड बाय तिब्बत बिटवीन इंडिया एंड चाइना हिस्टोरिकली। तिब्बत वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हम दलाई लामा वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा वेरी शॉर्ट में आ जाता है और मेन हमारा क्वेश्चन यही है। मैंने इसको इसी सीक्वेंस में जमाया हुआ है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डाला है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन को डाला हुआ है। तो देखिए अगर हम हिस्टोरिकली बात करते हैं तो इंडिया चाइना में हमें तिब्बत के कारण भाई प्रॉब्लम तो देखने को मिली है। इसका रीजन हम देख लेते हैं। चाइना भाई बोलता था कि तिब्बत के ऊपर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है और 1950 में इस रीजन में चाइना ने अपना कंट्रोल भी जमा लिया था। इंडिया ने भाई स्टार्टिंग में तो बोला कि आपने सही नहीं करा है, तिब्बत का साथ दिया, लेकिन बाद में फिर हम धीरे से चाइना को सपोर्ट करने लगे थे पंचशील अग्रीमेंट के कारण जो 1954 में हुआ था, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था कि भाई हमें उनकी इंटीग्रिटी को, सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है। इस कारण से हमें ये देखने को मिल रहा था। उस समय के जो तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, उनने भाई इंडिया में, उस समय इंडिया में वहां के जो प्रीमियर थे जो इनले, उनने इंडिया को विजिट करा था, उनको इनने भी अकंपनी करा था दलाई लामा ने। इनने नेहरू जी को बताया कि सिचुएशन बिगड़ रही है, लेकिन चाइना ने बोला था कि भाई हम उनको ऑटोनॉमी दे देंगे और सब कुछ सही कर देंगे, लेकिन ये चाइना ने नहीं करा। इसके 1959 में जो दलाई लामा थे उन्हें इंडिया में असाइलम ले लिया और बहुत सारे तिब्बतन भी इंडिया में एज अ रिफ्यूजी आ गए और दूसरी कंट्रीज में चले गए। ये हमें देखने को मिला। फिर अगर हम तिब्बतन्स की बात करते हैं तो उनने चाइना को भाई हमेशा से अपोज करा है। उनने बोला है सबसे पहले कि चाइनीज टेरिटरी का जो आप पार्ट मानते हो वो सही नहीं है। फिर आप जो बोलते हो कि आपने ऑटोनॉमी देकर रखी हुई है तो वो भी कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इंडिया ने स्टार्टिंग में बिल्कुल तिब्बत को सपोर्ट करा, फिर थोड़ा सा शिफ्ट चाइना की तरफ आया, लेकिन बाद में फिर हमने भी खुलकर अपोज करा क्योंकि चीजें बहुत बिगड़ रही थी। ये वहां के कल्चर को भी खत्म करने का ट्राई कर रहे थे और यही एक बहुत बड़ा रीजन था। और भी रीजन थे जिसके कारण हमें इंडिया चाइना की वॉर देखने को मिली। फिर इसका ये राइट साइड में एक बॉक्स डाला है, कई बार एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है। दलाई लामा ने भाई धर्मशाला को इंडिया में अपना घर बनाया है और लार्जेस्ट रिफ्यूजी सेटलमेंट हमें तिब्बतन्स का इंडिया में देखने को मिल जाता है, धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में। फिर क्वेश्चन, इस चैप्टर में मैं बहुत सारे क्वेश्चन जानबूझकर डाले हुए यार, क्योंकि इसमें बहुत घुमा फिरा कर आते हैं। तो आप इन सब क्वेश्चन को देखना, जब आप पढ़ोगे तो आप खुद बोलोगे यार भैया सारे ही तो सेम से क्वेश्चन है, बस घुमा घुमा के डाल दिए। When did the boundary dispute between India and China surface?
व्हाट वाज इट अबाउट, इसको हम देख लेते हैं बहुत अच्छे से। इंडिया चाइना की भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी पास्ट से, जैसा मैंने आपको बताया कि चाइना ने 1950 में तिब्बत के ऊपर कंट्रोल जमा लिया था, तो वो हमें बिल्कुल भी बाद में पसंद नहीं आया। उसका रीजन ये था भाई, तिब्बत का जो कल्चर है उसको सप्रेस करा जा रहा था। इसका दलाई लामा ने इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम ले लिया था 1959 में, और ये चीज चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और फिर चाइना ने ये भी बोला था कि जो लोग भाई चाइना में नहीं रह रहे हैं क्योंकि उन्हें चीजें पसंद नहीं आ रही, उसे इंडिया में आप जगह दे रहे हो, ये भी सही नहीं है। तो पूरी तरीके से चाइना हमें अपोज कर रहा था इस चीज में। इसके बाद हमें बॉर्डर रिलेटेड भी भाई इशू देखने को मिल रहा था। वो ये था भाई कि इंडिया का कहना था कि कॉलोनियल टाइम पर सारी चीजें सही हो गई थी, लेकिन चाइना का कहना था नहीं, बॉर्डर डिस्प्यूट अभी भी चल रहे हैं। ये भाई जो हमारी लॉन्ग बॉर्डर है उसके वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों एंड में हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, बॉर्डर डिस्प्यूट था। दो एरियाज थे इंडियन टेरिटरी में, एक हमारा अक्साई चीन हो गया लद्दाख रीजन में, और भाई अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है आज के समय में उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो उस समय भाई नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी नाम से जाना जाता था, उसमें चाइना अपना हक जमाने की बात कर रहा था। चाइना का कह रहा था कि ये हमारा पार्ट है। तो 1957 से 59 में चाइना ने अक्साई चीन को ऑक्यूपाई करा और वहां पर एक स्ट्रेटेजिक रोड बना ली। इतना सारा यहाँ पर प्रॉब्लम चलता रहा, लेकिन फिर भी आखिरी में कोई भी इसका एक सल्यूशन निकलकर बाहर नहीं आ पाया, और दोनों कंट्री की आर्मीज के बीच में हमें छोटी मोटी लड़ाइयां भी देखने को मिली, और इसी के बाद फिर एक मेन वॉर हमें देखने को मिलता है। तो इसी के बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द टू डिस्प्यूटेड रीजन्स दैट चाइना इन्वेडेड इन 1962। तो इसका आंसर तो हमने पीछे भी देख लिया, लेकिन अब और डिटेल में देख लेते हैं। फिर देखिए, हाउ डिड द चाइना वॉर अफेक्ट इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रॉड। तो ये भी इसी क्वेश्चन का पार्ट है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अक्टूबर 1962 में हमें क्या देखने को मिलता है कि चाइना ने दोनों डिस्प्यूटेड रीजन को इन्वेड कर लिया, ठीक है। और इस समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी चल रहा था, हमने कोल्ड वॉर वाले में देखा हुआ है। तो ये चल रहा था, तो पूरे वर्ल्ड का ध्यान यहां पर था, तो चाइना ने मौके का फायदा उठाया और इन्वेड कर दिया। पहला अटैक करा भाई जो एक हफ्ते तक चला, वो था अरुणाचल प्रदेश में, और कुछ की एरियाज को कैप्चर कर लिया। फिर इसके बाद जो अगला अटैक था वो हमें फॉलोइंग मंथ में देखने को मिला, और इसमें जो चाइनीज फोर्सेस थी वो असम के प्लेन्स जो थे उसके एंट्री पॉइंट तक एडवांस ऑलमोस्ट कर चुकी थी। अब इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया की फोर्सेस जो थी उनने चाइना का जो एडवांस हो रहा था वेस्टर्न फ्रंट में लद्दाख की तरफ, उसको तो ब्लॉक कर लिया, लेकिन फिर चाइना ने क्या करा भाई, यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर करा और अपनी ट्रूप्स को वापस से प्रीवियस पोजीशन में विड्रू कर लिया। तो इसके कारण क्या हुआ भाई, इंडिया को बहुत ज्यादा रेपुटेशन हमारा डैमेज हुआ, डोमेस्टिकली भी हुआ और इंटरनेशनली भी हुआ इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण। और इंडिया को मिलिट्री असिस्टेंस भी मानना पड़ गया यूएस और यूके से, तो पूरे वर्ल्ड में थोड़ी सी हमारी इमेज डाउन हो गई थी। और अगर हम यूएसएसआर की बात करते हैं, तो यूएसएसआर एकदम न्यूट्रल था इस कॉन्फ्लिक्ट के समय, उसने किसी का भी साथ नहीं दिया, न्यूट्रल वो रहा। फिर मेंशन एनी 6 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सीनो इंडियन वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार देखने को मिला है कि क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले थे। तो भाई सबसे पहला तो भाई हमारी इमेज डेंट हो गई थी, हमने जैसा देखा, नेशनल ह्यूमिलिएशन हमें सहना पड़ा, और एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म भी हमें देखने को मिल रहा था। इसके बाद जितने भी बहुत सारे टॉप आर्मी कमांडर्स थे उन्हें या तो रिटायर कर दिया गया या उन्हें रिजाइन कर दिया। यहाँ पर वी कृष्ण मेनन जो कि भाई नेहरू के एसोसिएट थे, उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्हें भी कैबिनेट छोड़ना पड़ा। नेहरू जी की जो खुद इमेज थी उस पर भी भाई एकदम से डाउनफॉल आया इमेज में, एकदम से उनकी जो इमेज था, जो उनका एक रुतबा चलता था, वो अब थोड़ा थोड़ा गिरना चालू हुआ। लोगों ने क्रिटिसाइज करा कि भाई आपने अच्छे से खुद को प्रिपेयर भी नहीं किया और मिलिट्री को भी प्रिपेयर नहीं करा, आपने चाइना के इंटेंशंस को अच्छे से नहीं देखा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो पहले इस चीज को बता दिया था, फ्यूचर देख लिया था। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हमें देखने को मिला, और लोकसभा में उसको डिबेट भी करा गया है ना, ये हमें देखने को मिला। और कांग्रेस बहुत सारे की इलेक्शंस भी हार गई लोकसभा के, क्योंकि ये चीज के बाद उनकी इमेज एकदम से डाउन हो गई थी। फिर यहाँ पर सीपीआई रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट चीज आती है। सीपीआई में भी ना हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी स्टार्टिंग से, जब इंडिया चाइना में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, वहां पर फैक्शंस बट रहे थे। एक पार्ट ऐसा था जो भाई हमारा प्रो यूएसएसआर था, तो वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था। एक पार्ट ऐसा था जो चाइना को सपोर्ट करता था, तो उनके बीच में हमें फैक्शंस देखने को मिल रहे थे, वो कांग्रेस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था। तो इसके बाद हमें देखने को मिला यहाँ पर स्प्लिट आ गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एक फॉर्म हुई, और यहाँ पर फिर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली, ये दोनों अलग अलग हो गए। इसके बाद जब ये वॉर हुआ तो बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो प्रो चाइना थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, कोई कहीं ना कहीं लगता था वो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद इंडिया के जितने भी लीडर्स थे उनको मालूम चला भाई कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन इस वॉर के बाद, जिसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह का काम अच्छे से करा गया,
नागालैंड को स्टेटहुड दिया गया, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। और उसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा को राइट दे दिया गया जिससे वो अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट कर सकें। इसके बाद इंडिया चाइना के अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं तो इसे एक डिकेड से ज़्यादा समय लग गया वापस स्टेबल होने में 1976 तक, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ये हमारे पहले टॉप लीडर थे जिन्हें चाइना को 1979 में विजिट करा, ठीक है। और इसके बाद फिर राजीव गांधी ने भी विजिट करा था। इसके बाद मेन फोकस हम दे रहे हैं ट्रेड रिलेशंस पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। एकदम शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि चैनल पर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। तो भाई हमारे कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहे थे, लेकिन इसके बाद भी दोनों साइड की गवर्नमेंट ने कुछ इश्यूज पर मिलकर काम किया। जैसे पार्टीशन में जो विमेन अबडक्ट हुई थी उनको वापस उनकी फैमिली से मिलाना। उसके बाद हमारा जो वाटर डिस्प्यूट बहुत समय से चल रहा था उसको हमने रिजॉल्व करा। हमने इसको कैसे रिजॉल्व करा? इंडस वाटर ट्रीटी से, जो 1960 में साइन हुई थी वर्ल्ड बैंक की मदद से। तो अच्छे काम भी हुए, मिलकर काम करे गए, और उस समय कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल ही रहा था। लेकिन इसके बाद भाई एक बहुत सीरियस आर्म कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है 1965 में, जहां पर पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ और जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक कर दिया। उन्हें लग रहा था कि भाई उन्हें बहुत ज़्यादा लोकल पॉपुलेशन से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अनसक्सेसफुल रहा और इंडिया ने इसके खिलाफ अटैक करा, आर्मी भेजी और हमने बहुत ज़्यादा एरिया पाकिस्तान का कैप्चर कर लिया था। लाहौर तक हम पहुंच गए थे और इसके बाद यूएन ने जब इंटरवीन करा उसके बाद जाके ये रिजॉल्व हुआ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। टास्केंट के अग्रीमेंट हम सबको मालूम है, लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में हुआ था और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1966 में, और इसे यूएसएसआर ने ब्रोकर किया था। और वहीं पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ भी हो गई थी, जिसकी एक बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं मूवीज़ वगैरह भी बनी हुई है। एक मिस्ट्री था ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत आरोप लगाए गए थे। अब डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो भाई इंडिया में हमने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को मिलिट्री लॉस दिया, लेकिन हमारी इंडिया की उस समय इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, वो और ज़्यादा वर्स हो गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड। और इसमें और भी क्वेश्चन है कि भाई क्या इसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, क्या इंपैक्ट थे, क्या रीजन थे जो ये 1971 की इंडो पाक वॉर हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1970 में क्या हुआ भाई, पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम आ गई थी। वहां का जो जनरल इलेक्शन हुआ था ना, उसमें स्प्लिट वर्डिक्ट हमें देखने को मिल रहा था। अगर हम ईस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां पर अवामी लीग को वोट किया गया था और अवामी लीग को लीड कौन कर रहे थे, शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे। और वेस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो जुल्फिकर अली भुट्टो की पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। तो पाकिस्तान की आर्मी ने क्या किया, शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया और ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां के लोगों को परेशान करना चालू कर दिया। बहुत ज्यादा सप्रेस हम उन्हें कर रहे थे, कहीं ना कहीं पहले से भी इनको लगता था कि इनके कल्चर को दबाया जा रहा है। जिसके बाद वहां पर हमें भाई बांग्लादेश में स्ट्रगल देखने को मिला। लोगों ने आवाज उठाना चालू करी कि भाई हमें एक सेपरेट बांग्लादेश चाहिए, हम पाकिस्तान में अब नहीं रहेंगे। और इंडिया ने इस फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करा, क्योंकि इंडिया में भाई 80 लाख रिफ्यूजीज का बर्डन आ गया था जो ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ गए थे। तो इंडिया ने बिल्कुल इसको सपोर्ट करा। इसी कारण दिसंबर 1971 में इंडिया पाकिस्तान एक वॉर में आए, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मिलिट्री बिल्डअप हो गया था, डिप्लोमेटिक टेंशन हमें देखने को मिल रहे थे। पाकिस्तान ने पंजाब राजस्थान पर अटैक करा, फिर अपनी आर्मी को जम्मू कश्मीर की तरफ भी मूव करा और इंडिया ने भी रिस्पॉन्ड करा। हमने अपना जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, दोनों फ्रंट पर हमने अटैक करा और सबका हमने यूज करा और लोकल हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, जिसके कारण ईस्ट पाकिस्तान में हमने बहुत जल्दी प्रोग्रेस करा और ढाका को सिर्फ 10 दिन के अंदर हमने सराउंड कर लिया। तो जो पाकिस्तान की आर्मी थी 90,000 इसमें हमें सोल्जर्स देखने को मिले थे, उन्हें सरेंडर कर दिया, जिसके बाद इंडिया की जीत हो गई और बांग्लादेश फॉर्म हो गया। तो भाई पूरे देश में खुशी की लहर हमें देखने को मिली। कांग्रेस की इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कांग्रेस बहुत सारे इलेक्शंस को जीता और इसके बाद में हमें शिमला अग्रीमेंट भी देखने को मिला जो इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में 3 जुलाई 1972 में हुआ, जिसके बाद पीस वापस से लौटकर आई। इस कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो इससे इंडिया को बहुत सारी परेशानी हुई। जो हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते थे, हमारे जो 5 ईयर प्लान्स चलते थे, उनमें हमें बहुत प्रॉब्लम देखने को मिली। हमारे पास वैसे ही लिमिटेड रिसोर्सेज थी, लेकिन अब हमें उन्हें यूज करना पड़ा डिफेंस सेक्टर में। स्पेशली 1962 के बाद ये चीज हमें देखने को मिल रही थी और फिर वॉर के बाद तो और बढ़ गई। अब यहाँ पर साइड में एक बॉक्स है जो इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं उस समय के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उनके जो एडवाइजर थे हेनरी हिसिंगर, उन्हें क्या किया था भाई, एक सीक्रेट विजिट किया था चाइना को वाया पाकिस्तान। तो इंडिया को समझ में आ गया था चाइना पाकिस्तान और भाई यूएसए की खिचड़ी पक रही है, इन लोग यूनाइट हो रहे हैं। इसलिए इंडिया ने यूएसएसआर के साथ 1971 में 20 ईयर्स की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन करी थी, क्योंकि यूएसएसआर यूएसए की नहीं पड़ती थी और यूएसएसआर से हमारे
बहुत ही अच्छे रिलेशन रहे। तो करी थी भाई क्योंकि हमें समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आने वाली है। अगला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, इसको हम देख लेते हैं। तो भाई देखिए, इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करा था लेट 1940s में पीसफुल पर्पसेस के लिए। भाई न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं होती है, एग्रीकल्चर में, हमारा एनर्जी जनरेट करने में, और भी बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ करा जाता है, मेडिसिन वगैरह बनाने में इसको यूज़ करा जाता है, बहुत सारी डिसीजेस को ट्रीट करने में यूज़ करा जाता है। तो इसके अलग अलग तरीके के यूज़ होते हैं। तो इंडिया ने पीसफुल पर्पसेस के लिए इसको बनाया था। इसके बाद मई 1974 में इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा था, जो भी पीसफुल कारणों से करा गया था, लेकिन पूरे वर्ल्ड ने इसको क्रिटिसाइज करा था। फिर इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है पहले, एनपीटी, इसको 1968 में साइन करने से मना कर दिया था क्योंकि इंडिया का साफ साफ कहना था ये अनफेयर है। फिर 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट फिर से कंडक्ट करे थे और अब बताया था कि मिलिट्री पर्पसेस में भी हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर सकते हैं। और इसके जस्ट बाद पाकिस्तान ने भी इसको कर लिया था, जिसका पूरी दुनिया में डर हो गया था कि भाई इंडिया पाकिस्तान की वैसे ही नहीं पड़ती है और दोनों अब न्यूक्लियर नेशन हो गए, जिसका दोनों कंट्रीज पे बहुत सारे सेक्शंस भी लगाए गए जिन्हें बाद में हटा दिया गया था। इंडिया ने हमेशा से बोला था भाई स्टार्टिंग से ही कि हम न्यूक्लियर पॉलिसी हमारी जो है वो बहुत ही पीसफुल है, और यही एक रीजन है भाई हम नो फर्स्ट यूज हमेशा पॉलिसी को अपनाते हैं। लेकिन हमारी जो प्रेजेंट की मोदी जी की गवर्नमेंट है उसने क्लियर बोल दिया है कि भाई अब सिचुएशंस बदल रही हैं, तो अगर सिचुएशन खिलाफ जाती है और हमारी इंटीग्रिटी पर इंडिया के खिलाफ कोई भी प्रॉब्लम मंगाती है आजू बाजू, तो हम क्या करेंगे भाई, हम ये नो फर्स्ट यूज को भी हटा सकते हैं और हम पहला भी यूज कर देंगे। तो इंडिया ने पूरी दुनिया को धमका दिया है भाई, तो ये भी अब हमें मालूम चलता है। और इंडिया ने सीटीपीटी और एनपीटी दोनों को भाई अनफेयर बताते हुए साइन करने से मना कर दिया है। इसके बाद अगला, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शिफ्टिंग अलायंसेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स या फिर इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग अलायंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सिमिलर क्वेश्चन बस घुमाकर दे दिए। तो भाई 1977 के स्टार्ट से अगर हम बोलते हैं तो बहुत सारी इंडिया में हमें नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स देखने को मिल रही हैं। अब जो भाई अलग अलग अपना अपना मोटिव लेकर आते हैं। अब सारी गवर्नमेंट भाई चाइना के साथ, यूएस के साथ अपने रिलेशन को अच्छा कर रही हैं और बहुत बार क्रिटिसाइज भी करा गया है इनको, क्योंकि भाई प्रो यूएस ओपिनियंस हमें इनके देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अब इंडिया मिलिट्री इंटरेस्ट कम रखता है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट अब हम ज्यादा रखते हैं। जो पाकिस्तान के साथ कश्मीर का इशू हमारा चल रहा है वो तो अभी भी चल रहा है, लेकिन अब चीजों को इंप्रूव करने का हम ट्राई करते हैं। इंडिया कल्चरल एक्सचेंजेस को, जो सिटीजन्स का उनका मूवमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाता है, जिससे हमारे रिलेशन सबके साथ सुधर सकें, स्पेशली पाकिस्तान के साथ। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बीच में आई हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम ट्राई करते रहते हैं कि पीस मेंटेन रहे, और उसके बाद कोई हमें एज सच अभी वॉर्स वगैरह भी देखने को नहीं मिली है और होपफुली आगे भी देखने को नहीं मिलेंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इन विच वे डिड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट सर्व इंडियाज इंटरेस्ट। डायरेक्टली इस चैप्टर से नहीं है, लेकिन यहाँ पर बार बार हम इसकी बात कर रहे हैं तो जानना जरूरी है। तो पहला तो यही है भाई, इससे फायदा ये होता है कि हम खुद की आवाज रख पाते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा है, दोनों सुपर पावर को हम बैलेंस कर पाते हैं। लेकिन अब ये है कि भाई जब से डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, तो अब थोड़ा सा ये नाम का जो वैल्यू है हल्का सा कम हो गया है। अब इसको नए और अच्छे ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत है, लेकिन पूरा खत्म तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, इस चैप्टर का नहीं है, इसलिए ज्यादा हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। मेंशन एनी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब देखिए भाई, मैंने 4 आपके लिए लिख दिए हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, एक आध बार देखने को भी मिला है, तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। इसको तो थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन की आ जाती है तो उसको एज इट इज लिखने में ही मजा आता है। तो आप ये वाला लिख सकते हैं, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा लिख सकते हैं, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। बाकी नीचे वाले भी 2 आप देख सकते हैं, इसमें एक्सप्लेन करने का इतना कुछ नहीं है। मेनली यही बात करी गई है पीस वगैरह की, कैसे हमें रिलेशन रखना है, और बताया गया है, सब कुछ याद रखिएगा। व्हाट वाज कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, मेंशन द कॉजेस ऑफ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। तो अर्ली पार्ट ऑफ 1999 में हमें देखने को मिलता है, मुजाहिदीन जो अपने आप को क्लेम कर रहे थे फोर्सेस, उनने बहुत सारे पॉइंट्स को ऑक्यूपाई कर लिया। जो इंडियन साइड था लाइन ऑफ कंट्रोल का, कुछ एरियाज में, जैसे कि मस्को हो गया, द्रास हो गया, कक्सर हो गया, बटालिक हो गया, इन एरियाज में, ठीक है। तो इंडियन फोर्सेस का कहना था कि भाई इसमें पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है, और हमने भाई रिस्पॉन्ड करा, जिसके कारण दोनों नेशन के बीच में हमें कन्फ्रंटेशन देखने को मिला, और इसी को हम कारगिल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और ये मई एंड जून 1999 में हमें देखने को मिला, ठीक है। इंडिया ने बहुत जल्दी बहुत सारे जो हमारे पार्ट्स थे जिनको ऑक्यूपाई कर लिया था इन्हें, उसे हमने अपना कंट्रोल रीगेन कर लिया। लेकिन इस पर भाई पूरा ग्लोबल अटेंशन आया, तो क्योंकि दोनों कंट्री कुछ समय पहले ही भाई न्यूक्लियर पावर्स बने थे, तो सबको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट था, ये कारगिल रीजन में ही रहा, इसके आगे ज्यादा ये नहीं बढ़ा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन एडिट टॉपिक से आता है। चैनल पर जितनी भी फंसना पक्का है सीरीज की वीडियो आई हैं, जितनी भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आई हैं, वो लेटेस्ट सिलेबस पर हैं, तो सारे एडिट टॉपिक्स भी कराए गए हैं। 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजराइल, म्यांमार और यूएसए, इनको हम देखेंगे। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, वो दूसरे चैप्टर से उठाकर इसमें डाल दिए गए हैं। तो अगर आप कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की एक्सप्लेनेशन वीडियो या फिर फंसना पक्का है सीरीज देखेंगे, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की फंसना पक्का है सीरीज देखेंगे, तो उसमें वाले टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए हैं, इसलिए फिर से मैं इसमें रिपीट नहीं कर रहा हूं। जो ऐसे एडिट टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है और किसी और चैप्टर में नहीं दिए गए हुए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा। पहला इजराइल की बात करते हैं। तो भाई देखिए 45 ईयर से, तो ऐसा है हमारी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जब हमें 1947 में मिली, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इजराइल की तरफ तो थी नहीं। लेकिन अगर हमारे कल्चरल टाइज की बात करते हैं तो सालों से चल रहा है, बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। इसके बाद अगर दोनों कंट्रीज की बात करते हैं तो इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस आए 1992 से, जब इंडिया में भाई हमें इजरायली एम्बेसी देखने को मिलती है, इंडिया में उसको ओपन करा गया। उसके बाद 2017 में, 2018 में जो गवर्नमेंट के हेड्स थे उनने विजिट करा, और उसके बाद ये रिलेशन हमारे जो हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। और भी ऐसा है भाई, अगर हम कोऑपरेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे एरियाज में हम कोऑपरेट करते हैं। कल्चरल एक्सचेंज हो गया, सिक्योरिटी हो गया, काउंटर टेररिज्म हो गया, स्पेस रिसर्च, वाटर एंड एनर्जी और एग्रीकल्चर, ये कुछ जगह हैं जहां पर हमारा भाई बहुत कोऑपरेशन हमें देखने को मिलता है। तो इजराइल से हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन है, लेकिन बहुत समय तक हमने इसको एक्सप्लोर नहीं करा था। फिर अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो भाई हम बहुत ज़्यादा अपनी हिस्ट्री, एथनिसिटी, कल्चर और रिलीजन म्यांमार के साथ शेयर करते हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है इंडिया की, क्योंकि म्यांमार भाई एसोसिएटेड है लॉर्ड बुद्धा से, तो इंडिया के लोग वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद अगर हम बॉर्डर की बात करते हैं तो बहुत बड़ी बॉर्डर है भाई, ओवर 1600 किलोमीटर्स की है। और हम मैरीटाइम बाउंड्री भी शेयर करते हैं बे ऑफ बंगाल में म्यांमार के साथ। बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो म्यांमार में रहते हैं। 1951 में हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन करी थी। फिर भाई जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी म्यांमार गए 1987 में, तो उसके बाद हमारा रिलेशन और स्ट्रांग हो गया। बहुत सारे बायलैटरल कोऑपरेशन अग्रीमेंट्स हमने साइन करे हुए हैं, और एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डिजाइन करा हुआ है जिससे भाई रेगुलर डायलॉग हम कर सकें, रिलेशन को और स्ट्रांग कर सकें। जब यहाँ पर भाई 2011 में शान स्टेट में अर्थक्वेक आया था, तो भाई हमारे इंडिया ने $1 मिलियन का सपोर्ट दिया था हमारे म्यांमार को। इसके बाद यूएस की बात करते हैं। तो भाई कोल्ड वॉर की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के भाई नॉन अलाइन पॉलिसी हम अपनाते थे, और हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता था कि यूएसएसआर के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। तो हमारे उस समय यूएस के साथ इतने कोई खास रिलेशन नहीं थे। लेकिन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इंडिया को इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी। लेकिन फिर इंडिया ने भाई ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, लिबरलाइजेशन को अपनाया, और धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ हमें इंडिया में देखने को मिला। उसके बाद हम यूएस के एक बहुत ही अट्रैक्टिव पार्टनर बन गए। अगर दोनों साथ में चलते तो बहुत कुछ हो सकता था, इसलिए हमारे रिलेशन जो है वो यूएस के साथ सुधरे। ठीक है, हमारा भाई फिर टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन आया। फिर आपको मालूम ही है कि अमेरिका में बहुत सारे इंडियन देखने को मिल जाते हैं, वहां पर भी इंडिया का कल्चर बहुत फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन और स्ट्रांग होते गए। सिलिकॉन वैली की बात करते हैं तो 3 लाख से ज्यादा इंडियन वहां पर वर्क करते हैं भाई। 15% ऑफ द हाई टेक स्टार्टअप जो होते हैं वो इंडियन अमेरिकन के होते हैं। और भी बहुत सारे डेटा हमारे पास ऐसा है, जैसा हमें मालूम चलता है कि इंडिया और हमारे अमेरिका का स्ट्रांग धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन अच्छे हैं और साथ में हम काम कर रहे हैं। फिर इंडिया ने डिफरेंट पॉलिसीज अपनाई हुई हैं पहले से, और बहुत तरीके की पॉलिसीज है जो हम अभी भी अपना सकते हैं। सबका अलग अलग कहना है। कुछ का कहना है भाई हमें यूएस से एकदम दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा पावर है, हमें अलग से अपना काम करना चाहिए। कुछ का कहना है हमें यूएस हेजेमनी का फायदा उठाना चाहिए, यूएस जो इतना बड़ा सुपर पावर है उसका फायदा उठाना चाहिए। और कुछ का कहना है जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हमें कोलिजन बनाना चाहिए और उनको हमें लीड करना चाहिए। तो हर कोई अलग अलग बोल रहा है, लेकिन सब चीज को छोड़कर अगर हम इंडिया के रिलेशनशिप की बात करते हैं यूएस से, तो वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ज्यादा क्लोज आ रही है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन भाई जो है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना है, क्योंकि ये पूरा मैंने आपको बता दिया है इस पूरे चैप्टर में। हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला ये क्वेश्चन है, तो आपको इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर भी मैं आपके लिए डाल दूंगा। इस वीडियो में हमारा इतना ही आता है, डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में ही डालता हूँ। वीडियो पसंद आई तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हमारी बहुत मदद हो जाएगी। और मैं मिलता हूँ आपसे आगे वाली वीडियोस में। लाइक करना मत भूलिएगा।